तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए, ये जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, इसने एटम का जो स्टेबिलिटी है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट क्यों है इसके बारे में इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ये स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्क्रीट का क्या मतलब है, इसको मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ये बात क्लियर हो जाएगी। हम अभी इन दो पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कैसे नहीं बता पाया और स्टेबिलिटी कैसे नहीं बता पाया। तो देखिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल है, हमने उसमें बात की थी कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व करता है जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करें कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके अराउंड रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें पता है कि जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह से चार्ज के बीच में कूलम्ब फोर्स होता है। ये आप 12th क्लास में फिजिक्स में आपको बताया जाएगा, कूलम्ब फोर्स। तो भाई, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे ये मास होता है और g कांस्टेंट है, r डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से जो कूलम्ब फोर्स होता है उसको एक्सप्रेस करने का भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इस तरह से है k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जैसे मास होता है m1 m2, तो यहाँ पे चार्ज हो जाता है और डिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही रहती है। तो अब हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि जो आपने 9th क्लास में जो फिजिक्स के टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो पार्ट फिजिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में होता क्या है कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं उनका एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट होता है, फिक्स ऑर्बिट होता है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। अब वहां होता क्या है कि जब भी सोलर सिस्टम में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, तब उसमें एक्सेलरेशन रहता है। मतलब अगर सन के अराउंड कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उस प्लैनेट की स्पीड अगर कांस्टेंट भी है, स्पीड अगर कांस्टेंट भी है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। और वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही होती है क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यार इसकी जो इसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही, इसलिए ये जो पार्टिकल है ये कैसा है, एक्सेलरेटेड है। अब इतनी बात तो हमको 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता है। अब नई बात जान लीजिए। नई बात ये है कि भाई मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। ठीक है, इन्होंने कहा कि यार जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में आता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन अगर वो एमिट कर रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी लूज कर रहा है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। अब इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सेलरेटेड है और इलेक्ट्रॉन चार्ज एक पार्टिकल है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी रेडिएशन एमिट करना चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने लग जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने लग जाएगी तब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से स्पाइरल पाथ बनाएगा और फाइनली कोलैप्स कर जाएगा, किससे, प्रोटॉन से। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जो कैलकुलेशन हमें बताता है, ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बताई मैक्सवेल की, इसमें जो कैलकुलेशन है वो ये बताता है कि यार अगर इलेक्ट्रॉन सचमुच में एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में केवल इतना टाइम लगेगा, 10⁻⁸ सेकेंड। बहुत कम है ये तो। यार ऐसा तो होता नहीं है।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ ही आ गया तब तो भाई इसका जो एग्जिस्टेंस है एटम का तो खत्म ही हो गया। ये तो बिल्कुल जैसा थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ रहते हैं वैसी बात हो जाएगी, लेकिन हमें पता है ऐसा तो होता नहीं है। एटम तो पूरा इस तरीके से होता है जिसमें बहुत सारा जो बीच का स्पेस है ये क्या रहता है, ये एम्प्टी रहता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तब तो फिर एटम का साइज ये बन जाएगा, तब तो फिर ये साइज रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस इसी बात को रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं समझा जा सकता है। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए ये मान लिया जाए कि ठीक है भाई प्रोटॉन यहां है और इलेक्ट्रॉन यहां है और ये घूम नहीं रहा है, क्योंकि अगर घूमेगा नहीं तो एक्सेलरेशन में नहीं आएगा, तो अगर एक्सेलरेशन में नहीं आएगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये घूमेगा नहीं तब तो भाई फिर तो ये सीधे जाके इससे ग्रेविटेशनल पुल की जो कूलम्ब फोर्स है उसकी वजह से ये आपस में मिल जाएगा। भाई दो चार्ज पार्टिकल को जिसपे अपोजिट चार्ज है, माइनस को इधर रखा आपने, प्लस इधर रखा, और अगर इसमें मोशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब जैसे अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ये घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो केवल सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके कोलैप्स कर जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में हम इसकी एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अगर रदरफोर्ड ने हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी है उतने के बेसिस पे। ठीक, दूसरी बात हमने कहा कि भाई रदरफोर्ड ने ये भी नहीं बताया कि यार इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्योंकि हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग होते हैं। तो अब अगर हर डिफरेंट टाइप के एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट है तो उन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये भी बता नहीं पाए रदरफोर्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यार ये जो हमने 3 पॉइंट्स स्टार्टिंग में बताए थे, तो आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया सबसे पहले आप ये 3 पॉइंट बताएं, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर आप इन दो को एक्सप्लेन कर दें। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं है, आगे हम इसके बाद आज के बाद जो थर्ड लेक्चर लेंगे उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।